ایک बूढ़ा आदमी चाय की चायनक और प्याली हाथ में लिए अंदर आ गया। सिख कांस्टेबल ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। बूढ़े आदमी की छोटी छोटी सफ़ेद दाढ़ी थी। वो सुल्तान के पास आकर कंबल पर बैठ गया। इसने प्याली में चाय उंडेल कर सुल्तान को दी। लो बेटा, चाय पी लो। बूढ़ा पुलिस वालों का आदमी था और शक्ल सूरत से मुसलमान लगता था। इसने सुल्तान को बेटा कहा तो सुल्तान फौरन समझ गया कि बूढ़ा कोई ख़ास मनसूबा लेकर आया है और ये मनसूबा इसे पुलिस इंस्पेक्टर ने तैयार करके दिया है। सुल्तान का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। बूढ़े ने जेब से छोटा सा लिफाफा निकाल कर इसे खोला। अंदर एक मक्खन वाला बंद था। लो बेटा, खा लो। ये मैं छुपा कर तुम्हारे लिए लाया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुम मुसलमान हो और पाकिस्तानी हो। पाकिस्तान के वास्ते यहाँ के मुसलमान अपने दिलों में बड़ी मोहब्बत रखते हैं। सुल्तान ने कोई जवाब न दिया और बंद खाने और चाय पीने में मसरूफ़ हो गया। पाकिस्तान और इस्लाम के बारे में बूढ़ा बातें करता रहा। फिर एकदम से मौजू बदल कर इसके कांधे पर हाथ रखा और शफीक लहजे में कहा, बेटा मुझे इस थाने में एक उम्र हो गई है। मैंने यहाँ मुसलमानों पर बड़े जुल्म होते देखे हैं। यहाँ से कोई पाकिस्तानी जिंदा बचकर नहीं गया। मैं खुद मुसलमान हूँ। मुझे तुम्हारी जवानी पर तरस आता है। तुम अपनी आदमियों के नाम इन लोगों को बताकर अपनी जान बचा लो। इसने इंस्पेक्टर साहब से बात कर ली है। तुम नाम बता दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से अपने घर ले जाऊँगा। वहाँ तुम कुछ देर आराम करना, फिर तुम्हें तुम्हारे मुल्क के सफारत खाने के हवाले कर दिया जाएगा। ये मैं तुमसे कसम खाकर कहता हूँ। सुल्तान को यकीन हो गया कि ये पुलिस का टाउट है। इंस्पेक्टर राव ने इसे ब्रीफ करके भेजा है और ये अक्सर यहाँ पर कैद मुसलमानों के पास आता होगा जिनको इंडियन पुलिस पाकिस्तानी होने के इल्ज़ाम लगाकर पकड़ लेती है और इनके साथ भी ऐसी ही बातें करता होगा। शायद वो हिंदू हो और इसने मुसलमानों जैसा हुलिया बना रखा हो। सुल्तान ने इस बूढ़े के सामने भी अपना बयान दोहरा दिया। मैं पाकिस्तानी ज़रूर हूँ मगर जासूस नहीं हूँ। मैं तो महज यहाँ के शहर और फिल्में देखने आया था। बूढ़ा चाय के बर्तन उठाकर चला गया। इसने फिर कोई बात न की। इसके जाने के बाद कोई 1 घंटे बाद इंस्पेक्टर राव कमरे में आया। सुल्तान कंबल ओढ़े कोने में दीवार से लगा बैठा था। हिंदू इंस्पेक्टर कुछ देर मुसलसल सुल्तान को खा जाने वाली नज़रों से घूरता रहा। फिर बाएं हाथ को ऊपर उठाकर चुटकी बजाई। दरवाजे में से 2 कांस्टेबल अंदर आ गए। इन्होंने आते ही सुल्तान को हथकड़ी लगाई और खींचते हुए मुक्के मारते हुए निकाल कर बाहर ले गए। नीचे पुलिस के कैदियों वाली वैगन खड़ी थी। इसके बाहर एक कांस्टेबल पहरा दे रहा था। वैगन चारों तरफ से बंद थी। ऊपर 1 फीट की जाली चारों तरफ लगी थी। हवा अंदर जाती थी। सुल्तान को बंद वैगन में धकेलने से पहले इंस्पेक्टर राव ने सुल्तान के कंधे पर आहिस्ता से हाथ रखा और झुककर बोला, टॉर्चर सेल में तुम्हें ले जाया जा रहा है। वहाँ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाएगा इसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ इतना बता देता हूँ कि आज तक इस टॉर्चर सेल से कोई पाकिस्तानी जिंदा बाहर नहीं निकल सका। मैं तुम्हें आखिरी मौका देना चाहता हूँ। अभी तुम जिंदा हो। अगर इस वक्त भी तुम अपने साथियों के नाम पते बता दो तो तुम्हारी मौत टल सकती है। मैं यहीं से तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठा कर किसी 5 स्टार होटल में ले जाऊँगा और दोनों बेहतरीन लंच खाएंगे। इसके बाद तुम्हें तुम्हारे सफारत खाने पहुँचा दूँगा। बोलो क्या कहते हो। सुल्तान ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। इस हमाकत की वजह से बॉर्डर क्रॉस करके आ गया। इंस्पेक्टर राव एकदम पीछे हट गया। बायां हाथ ऊपर करके चुटकी बजाई। एक मोटी तोंद वाली हिंदू कांस्टेबल ने सुल्तान को बाजू से पकड़कर कैदियों वाली बंद वैगन की तरफ धक्का दिया। इस वैगन की एक सीढ़ी चढ़कर बाएं जानिब के छोटे से दरवाजे से अंदर जाना था। सुल्तान के अंदर दाखिल होते ही वैगन स्टार्ट हो गई। हिंदू कांस्टेबल ने सुल्तान को कोने वाली सीट पर बिठा दिया और खुद इसके साथ बैठ गया। सुल्तान के हाथों को जो हथकड़ियाँ लगी हुई थी इसकी जंजीर कांस्टेबल की पेटी के साथ बंधी हुई थी। हिंदू कांस्टेबल की मोटी तोंद वर्दी से बाहर उभरी हुई थी। वैगन थाने के अहाते से निकलकर बाजार में आई तो न जाने हिंदू कांस्टेबल को किस बात का गुस्सा था। इसने सुल्तान की गर्दन पर ऊपर तले 2 घूंसे मारी और गाली देकर बोला, तुम्हारे पाकिस्तान वालों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। जरा टॉर्चर सेल तो चल, तुझे दर्शन कराऊंगा, सब कुछ भूल जाओगे। बाप का नाम भी याद नहीं रहेगा। एक अजीब बात हुई थी कि यहाँ वैगन में सवार होने से पहले सुल्तान के हाथ पीछे करके हथकड़ी नहीं लगाई गई थी बल्कि सीधे हाथों में हथकड़ी लगाई थी। जिस तरह आम कैदियों को पेशी भुगतने के वक्त लगाकर अदालत में ले जाया जाता है। हो सकता है पुलिस का यह ख्याल भी हो कि कैदी यानी सुल्तान को कैदियों वाली बंद वैगन में ले जाया जा रहा है, इसलिए इसका भाग निकलना नामुमकिन बात है। हिंदू कांस्टेबल सुल्तान के बिल्कुल ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था। सुल्तान को इसके सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वैगन मुख्तलिफ बाजारों के मोड़ घूमने के बाद अब किसी सड़क पर बिल्कुल सीधी जा रही थी। कभी कभी मुखालिफ सिमत में आने वाली किसी गाड़ी या ट्रक के गुजरने या हॉर्न देने की आवाज़ आ जाती थी। वैगन बिल्कुल बंद थी। सिर्फ छत के पास जो जाली चारों तरफ लगी हुई थी इसमें से दिन की रोशनी और हवा अंदर आ रही थी। ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था। इसके और सुल्तान के दरमियान में लोहे की चादर की दीवार थी जिसके दरमियान में एक चौकोर सुराख था। हिंदू कांस्टेबल ने लोहे की दीवार पर हाथ मारकर ऊंची आवाज़ में कहा, बल्कि रामा पुल की तरफ से न जाना, इधर बड़ा रश होता है इस वक्त। ड्राइवर के साथ जो कांस्टेबल था इसने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया, ठीक है। हिंदू कांस्टेबल ने अपनी राइफल सीट के साथ लगा रखी थी।
اس نے जेब से सिगरेट की डब्बी निकाली और एक सिगरेट सुलगाया और लंबे लंबे कश लगाने लगा। बाहर सड़क की खामोशी से मालूम होता था कि वैगन किसी सुनसान इलाके से गुजर रही है। यहाँ ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। जिस तरह बादलों में अचानक बिजली चमक उठती है, इसी तरह ये ख्याल सुल्तान के दिमाग में चमक उठा। कुदरत ने इसे एक सुनहरी मौका फराहम कर दिया था। इसने इस सुनहरी मौके से फ़ायदा न उठाया तो हो सकता है कि जिस टॉर्चर सेल में इसे ले जाया जा रहा है, इस अकूबत खाने से इसकी लाश ही बाहर निकले। सुल्तान ने गोशाए चशम से हिंदू कांस्टेबल का जायजा लिया। वो टांगे फैलाए सीट पर बैठा बड़े मज़े से सिगरेट पी रहा था। इसका एक हाथ राइफल पर था जो सीट के साथ लगी हुई थी। सुल्तान ने इसकी जंजीर का अंदाज़ा लगाया जो इसकी हथकड़ी और कांस्टेबल की पेटी के साथ बंधी हुई थी। इसे कमांडो अटैक के वो तमाम एक्शन याद आ गए जो इसके मुजाहिद बाप ने इसे सिखाए थे। सिर्फ एक ही एक्शन की ज़रूरत थी, मगर ये एक्शन पलक झपकने में हो जाना चाहिए था। इसके लिए फुर्ती, महारत और चाबुकदस्ती ज़रूरी थी। एक सेकंड के हज़ारवें हिस्से की भी सुस्ती सारे मंसूबे पर पानी फेरने के लिए काफ़ी थी। सारा काम पलक झपकने की मदद में होना था। सुल्तान की रगों में खून की गर्दिश तेज़ हो गई। इसने मोटे कांस्टेबल की गर्दन का जायज़ा लिया। यही वो मुकाम था जहाँ इसे अटैक करना था। यहाँ एक बात की वजाहत बड़ी ज़रूरी है। देखने, सुनने और पढ़ने में ये काम आसान लगता है, मगर जब तक आदमी को पूरी कमांडो ट्रेनिंग न हो, इसके दिल में मरने मारने का शदीद जज्बा न हो और इसे अपनी ट्रेनिंग पर पूरी महारत हासिल न हो, वो इस किस्म के कमांडो अटैक में कभी कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि उल्टा खुद फंस जाता है। सुल्तान के साथ ऐसी बात नहीं थी। वो तरबियत याफ्ता कमांडो था। इसके दिल में अपने वतन, अपने दीन इस्लाम और अपनी इज़्ज़त की खातिर मर जाने और मार देने का जज्बा पूरी शिद्दत से मौजूद था। अब नहीं तो फिर कभी नहीं। सुल्तान ने आखिरी बार हिंदू कांस्टेबल की गर्दन को एक खास जाविये से देखा। 2-3 गहरे सांस लिए। खांसने के बहाने ज़रा आगे को झुका और फिर चीते की तरह अपनी सीट से उछलकर कांस्टेबल की गर्दन को अपनी हथकड़ी लगे बाजू के हल्के में लेकर इतनी ज़ोर का झटका दिया कि इसे हिंदू कांस्टेबल की गर्दन का मनका टूटने की बाकायदा आवाज़ सुनाई दी। कांस्टेबल की गर्दन को बाजुओं के हल्के में लेकर दबोचना और ज़बरदस्त झटका देना, ये दोनों काम एक ही बार में हो गए। सुल्तान ने आहिस्ता से अपने बाजुओं को कांस्टेबल की गर्दन के हल्के से बाहर निकाला। कांस्टेबल की गर्दन ढलक चुकी थी। इसका सिगरेट इसके हाथ से गिर पड़ा था। सुल्तान ने सिगरेट पर पाँव रख दिया। इसने ड्राइवर की सीट की तरफ निकलने वाले चौकोर सुराख की तरफ देखा। यहाँ से खतरनाक स्पॉट था। इसे एक ही खतरा था कि अगर कांस्टेबल की ज़रा सी भी आवाज़ निकली, ड्राइवर को और इसके साथ अगली सीट पर बैठे हुए मलकी राम कांस्टेबल फ़ौरन होशियार हो जाएंगे और इस पर फायर खोल देंगे। कैदियों वाली ये बंद वैगन सुल्तान के लिए एक नेमत साबित हुई थी। अगर इसके ड्राइवर के बीच में लोहे की चादर की दीवार न होती तो वो ये काम कभी नहीं कर सकता था। वैगन अपनी रफ्तार से सड़क पर भागी जा रही थी। आगे किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि पीछे कांस्टेबल का खून हो चुका है। अब सबसे बड़ा खतरा इस बात का था कि आगे बैठे हुए कांस्टेबल ने इस कांस्टेबल को आवाज़ दी जो मर चुका है तो इसे कोई जवाब नहीं मिलेगा और फिर सुल्तान का जो हशर किया जाएगा, इससे वो बखूबी वाकिफ़ है। अगला मरहला बड़ा अहम और तेज़ी से कर गुजरने वाला था। सुल्तान ने बैठे बैठे कांस्टेबल की पेटी के साथ लगी हुई चाबी निकालकर अपनी हथकड़ी खोल दी। इसके साथ ही वह वैगन के फर्श पर मुंह के बल लेट गया और सांप की तरह पिछले दरवाजे की तरफ रेंगने लगा। वो वैगन के जीने के पास पहुंचकर बैठ गया। इसकी सड़क को देखा जो तेज़ी से पीछे की तरफ जा रही थी। इसके दाएं जानिब वैगन की लोहे की दीवार थी। बाएं जानिब इसके बाएं तरफ दरख्तों को देखा। इसके पीछे कहीं कहीं बंगले बने हुए थे। आगे एक बहुत बड़ी ग्राउंड आ गई। यहाँ वैगन को मोड़ मोड़ना था। वैगन की रफ्तार मोड़ मुड़ते वक्त आहिस्ता हुई। जो ही वैगन मोड़ घूमी, सुल्तान ने अपने आप को बाहर गिरा दिया। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था कि डायरेक्टर ने वैगन में से एक डिमी बाहर फेंक दी हो। एक जीता जागता जिंदा इंसान मोड़ मुड़ती वैगन में से बाहर गिरा था। वो थोड़ा सा झाड़ियों में और ज़्यादा झाड़ियों के आगे ज़मीन पर गिरा, मगर अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक गेंद की तरह अपने आप को घुमाता हुआ दूर तक ले गया। इसे चोटें ज़रूर आई थी, लेकिन ये वक्त चोटों को लेकर बैठ जाने का नहीं था। वैगन सड़क पर जाती इसे नज़र आ रही थी। किसी वक्त भी ड्राइवर और दूसरे कांस्टेबल को पता चल सकता था कि कैदी ना सिर्फ वैगन से फरार हो गया है, बल्कि वो इनके एक सिपाही को भी हलाक कर गया है। ये दिल्ली शहर के बाहर का इलाका था। सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। बंगले भी दूर तक थे। सुल्तान को वैगन से गिरते किसी ने नहीं देखा था। वो उठा और तेज़ तेज़ कदमों से दूर की तरफ होता चला गया। वो इस सड़क से, इस इलाके से जितनी दूर हो सके भाग जाना चाहता था। किसी वक्त भी इसका पोल खुल सकता था और पुलिस सारे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी शुरू कर सकती थी। 2 कोठियों के दरमियान से कच्चा रास्ता दूसरी तरफ निकल गया। सुल्तान इस रास्ते पर आ गया। एक कोठी के बाहर किसी सदीकी साहब के नाम की तख्ती लगी हुई थी। पहले इसे ख्याल आया कि ये किसी इंडियन मुसलमान की कोठी है, क्यों ना वो इनके घर में पनाह हासिल करने की कोशिश करे। फिर ये सोचकर इसने इरादा बदल लिया कि वो किसी बेगुनाह मुसलमान को खामखा किसी मुसीबत में क्यों डाले। इसे इस बात का भी मलाल था कि पुलिस ने इसे मस्जिद वाली गली से बाहर निकलते देख लिया था और वहीं से वो इसके ताक़ुब में लग गई थी।
اس کا مطلب ہے کہ قابل احترام امام مسجد کو بھی پولیس ضرور پوچھ گچھ کے لیے اپنے ساتھ لے گئی ہوگی، ان پر ضرور تشدد کیا جائے گا۔ سلطان کو افسوس ہوا کہ وہ اس مجاہد مسلمان عالم دین کے حجرے میں کیوں چلا گیا۔ کوٹھیوں کے پیچھے کوئی بہت بڑی فیکٹری تھی جس کی 3 اونچی چمنیوں میں سے سفیدی اور نسواری رنگ کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ فیکٹری کا ایک بھی حصہ تھا جہاں اونچی دیوار کے اوپر خاردار باڑ لگی ہوئی تھی۔ سلطان دیوار کی طرف بڑھا۔ ریلوے لائن فیکٹری کے پیچھے بڑے گیٹ کے اندر چلی گئی تھی۔ فیکٹری کے اندر سے ریلوے انجن کی چک چک کی آواز رہی تھی۔ سلطان اہم فیکٹری والی ریلوے لائن سے چند قدموں کے فاصلے پر تھا کہ باہر 2 پولیس کے سپاہی دکھائی دیے جو کھوکھے والے سے کچھ بات کر رہے تھے۔ سلطان کے قدم وہیں رک گئے۔ آگے خطرہ تھا، ضرور پولیس کو اس کے فرار اور کانسٹیبل کے قتل کا علم ہو گیا ہوگا اور وہ اس کی تلاش میں سارے علاقے میں پھیل گئی تھی۔ وہ فوراً اس لیے پیچھے نہ مڑا کہ اسے محسوس ہوا کہ کھوکھے کے پاس کھڑے سپاہیوں کی اس پر نظر پڑ گئی ہے۔ وہ پلٹ کر دوڑا، یا تیز بھی چلا تو اس پر شک کیا جا سکتا ہے۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر بظاہر اسے یوں ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کسی کی تلاش میں ہو۔ اس نے دیکھا کہ دونوں کانسٹیبل کھوکھے سے ہٹ کر اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فاصلہ نہ زیادہ تھا نہ کم تھا۔ اگر وہ الٹے پاؤں دوڑ پڑتا تو سپاہی اس پر فائر کھول کر اسے گرا سکتے تھے۔ اس کے اور سپاہیوں کے درمیان فیکٹری کے اندر جاتی ریلوے لائن ہی تھی جس کی پٹریوں کے درمیان گھاس اگ رہی تھی۔ اچانک ایسا ہوا کہ فیکٹری کے گیٹ میں سے مال گاڑی کے ڈبے باہر نکلنے لگے۔ یہ 3 ڈبے تھے جن کے شٹر کھلے ہوئے تھے، اندر بوریاں بھری ہوئی تھیں۔ سلطان کو گاڑی کے ڈبے ہی بچاؤ کا آخری ذریعہ نظر آئے۔ جو ہی پہلا ڈبہ اس کے سامنے سے گزرا وہ دوڑ کر اس میں سوار ہو گیا۔ انجن ان ڈبوں کے پیچھے تھا، اس کی رفتار ہلکی تھی، وہاں بدستور موجود تھا۔ جب انجن اور ڈبے آگے سے گزر جائیں گے اور سپاہیوں کو سلطان دکھائی نہیں دے گا تو یقیناً وہ یہی سمجھیں گے کہ ملزم مال گاڑی کے کسی ڈبے میں سوار ہو گیا ہے۔ سلطان نے ڈبے کے شٹر میں سے سر باہر نکال کر پیچھے دیکھا۔ سپاہی ابھی لائن کراس کر کے وہاں نہیں پہنچے تھے۔ سلطان پیچھے ہٹ کر بوریوں کے پاس اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ باہر سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ڈبوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ فیکٹری کی ریلوے لائن سے نکل کر کسی مین لائن پر آ گئے۔ سلطان نے سر اوپر اٹھا کر باہر نگاہ ڈالی۔ یہ کوئی کافی بڑا ریلوے یارڈ تھا۔ مال گاڑی کے ڈبے ریل کی مختلف پٹریوں پر سے گزرتے ایک اور گاڑی کے ساتھ جا کر لگ گئے۔ سلطان یہاں سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ جو ہی وہ کھلے کی طرف بڑھا اسے باہر سے آدمیوں کی آوازیں سنائی دی۔ سلطان جلدی سے بوریوں کے پیچھے چھپ گیا۔ کسی نے اونچی آواز میں شٹر بند کرنے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی ڈبے کا شٹر بند کرنے کی آواز آئی۔ باہر سے کنڈی چڑھانے کی آواز آئی۔ سلطان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ ڈبے میں بند ہو گیا تھا۔ اب وہ اسی جگہ باہر نکل سکتا تھا جہاں ڈبے کا شٹر کھولا جانے والا تھا۔ یہ مال گاڑی تھی، کچھ پتہ نہیں تھا یہ کہاں کے شہر کو جانے والی ہے۔ وہ اندر سے کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ مشکل 5-7 منٹ گزرے ہوں گے کہ دور سے انجن کی سیٹی کی آواز بلند ہوئی، پھر گڑ گڑاہٹ کے ساتھ ڈبے حرکت میں آئے اور ریل کی پٹری پر چل پڑے۔ سلطان جلدی سے اٹھا، لوہے کی شٹر کی درزوں میں سے باہر دیکھا۔ مال گاڑی کسی اسٹیشن کے یارڈ میں سے نکلتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی رفتار میں بھی تیزی آ رہی تھی۔ یارڈ میں اس نظام کی طرح 3-4 بلک ہے، پھر پوری رفتار سے روانہ ہو گئی۔ سلطان بوریوں کے پاس بیٹھ گیا۔ شٹر کی درزوں میں سے تازہ ہوا اور دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا، بوریوں پر انگریزی اور ہندی زبان میں ہنومان یوریا کھاد لکھا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر ایک بار پھر شٹر میں سے باہر دیکھنے لگا۔ گاڑی ابھی دلی شہر کے مضافات میں سے ہی گزر رہی تھی۔ سورج اس طرف دائیں جانب گاڑی کے پیچھے آ گیا تھا۔ اس سے سلطان کو اندازہ ہوا کہ مال گاڑی کا رخ جنوب کی طرف ہے۔ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ مال گاڑی آگے جا کر جس پہلے اسٹیشن میں کھڑی ہوگی وہ وہاں اتر جائے گا۔ وہ اس خیال سے بھی پریشان تھا کہ مال گاڑی کے اسٹاپ بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں اور وہ ہر اسٹیشن پر نہیں ٹھہرا کرتی، لیکن اب بات اس کے اختیار میں نہیں تھی۔ سلطان کو مال گاڑی کے ڈبے میں چھوڑ کر ہم بد نصیب مگر بڑی بہادر اور حوصلہ مند خاتون نسرین کی طرف آتے ہیں۔ ہم نسرین سے بھی ریلوے گاڑی میں ہی جدا ہوئے تھے جب وہ ناسک شہر سے مشرق کی سمت کسی نامعلوم اسٹیشن سے ریل گاڑی میں ایک مسلمان ادھیڑ عمر خاتون اور اس کے نوجوان بیٹے کے ساتھ سوار ہوئی تھی اور یہ ریل گاڑی دلی جا رہی تھی۔ راستے میں ادھیڑ عمر مسلمان خاتون نے نسرین سے اس کا نام پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ جوگن ہے۔ مسلمان خاتون کے ہمدردانہ رویے نے نسرین کو بڑا متاثر کیا۔ اس نے سوچا کہ اس عورت کو اصل بات بتا دینی چاہیے، یہ مسلمان بھی ہے اور دل کی اچھی خاتون بھی ہے۔ اسے ویسے بھی دلی میں کسی مسلمان گھرانے کی ضرورت تھی جہاں وہ کچھ دیر کے لیے پناہ حاصل کر سکے۔ وہ خاصی دیر دل میں سوچ بچار کرتی رہی۔ آخر اس نے طے کر لیا کہ ابھی اس عورت سے کچھ اور دوستی کرنی چاہیے، اس کے دل کو مزید ٹٹولنا چاہیے۔ جب دلی شہر قریب آئے گا تو اس پر اپنی دل کا راز کھول دے گی۔ گاڑی رات بھر سفر کرتی رہی۔ یہ انڈیا کے مغربی گھاٹ کے ستپڑا کے پہاڑی جنگلوں کا علاقہ تھا۔ رات کے وقت نسرین کو کچھ دیر کے لیے نیند بھی آ گئی۔ وہ وہیں ڈبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر سوتی رہی۔ شاید وہ ساول کا اسٹیشن تھا، یہاں دن نکل آیا تھا۔ اس جگہ ڈبے میں سے مسلمان خاتون کے ساتھ ناشتہ کیا۔ نسرین نے اپنا نام کانتا کماری ظاہر کیا تھا۔ مسلمان خاتون نے پہلے پوچھ لیا تھا کہ تم ہندو عورت ہو، کیا مسلمان عورت کے ساتھ ناشتہ کر لو گی؟ اس نے مسکرا کر کہا تھا، بہن
तुम मुझे भी मुसलमान ही समझो। भुसावल से गाड़ी चली तो अगले स्टेशन पर जाकर रुकी। यहाँ एक टिकट चेकर डब्बे में दाखिल हो गया। नसरीन को मालूम था कि इसका जोगरों वाला हुलिया है और टीटी इससे टिकट नहीं मांगेगा। ये जनाना डब्बा था, इसमें मर्द सवारियां भी बैठी हुई थी। टीटी पक्की उम्र का सांवले रंग का आदमी था। आंखों के नीचे स्याह हल्के थे जो इसकी खराब तबीयत की खुमाजी करते थे। वो पान चबा रहा था और मुसाफिरों के साथ बड़ी खुश तबई से बात कर रहा था। मुसलमान खातून से इसने टिकट मांगा तो इसने अपने टिकट दिखाया। जब इसके साथ बैठी हुई गेरुए रंग की साड़ी में मलबूस नसरीन से टिकट तलब किया तो खातून ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबू ये तो जोगन है, जोगी जोगनों से कौन टिकट मांगता है। इस पर टीटी ने घूर कर नसरीन को देखा। इसकी तेज तजुर्बा का नजरें नसरीन को अपने अंदर चुभती हुई महसूस हुई। टीटी समझ गया था कि ये औरत जोगन नहीं है। इसने औरत से पूछा, देवी जी तुम जीनी हो या विष्णु। नसरीन ने यूं ही कह दिया, मैं विष्णु हूँ। टीटी बोला, मगर तुम्हारे मस्तक पर तो बिंदिया है, विष्णु तो 3 लकीरें डालते हैं। नसरीन टीटी का मुंह देखने लगी। टीटी ने दूसरा सवाल ऐसे पूछा, ये बताओ विष्णु का अवतार कौन सा है। नसरीन को कुछ मालूम नहीं था, वो घबरा गई। अपने साथी मुसलमान खातून की तरफ देखकर बोली, बहन तुम बाबू को मेरी टिकट के पैसे दे दो, मैं दिल्ली पहुँच तुम्हें आश्रम से मंगवा दूंगी। इस पर टीटी ने नसरीन की कलाई को पकड़ लिया और रोब के साथ बोला, मेरा नाम परभारकर है, तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती, तुम मुझे जासूस लगती हो, गाड़ी से बाहर आ जाओ। नसरीन का रंग उड़ गया। इसने बथेरा कहा कि मैं कोई जासूस वासूस नहीं हूँ, मैं जोगन हूँ। मगर परभारकर टीटी से खींचता हुआ डब्बे से बाहर ले गया। कुछ मुसाफिर भी वहाँ जमा हो गए। किसी ने पूछा, क्या बात है। दूसरे ने आवाज़ से कहा, पाकिस्तानी जासूस पकड़ी गई है, जोगन के भेष में थी। टीटी परभारकर जल्दी से नसरीन को प्लेटफार्म के एक दफ्तर में ले गया। नसरीन का बाजू बड़ी मजबूती से इसने पकड़ा हुआ था। दफ्तर में एक काला भजन गंजा आदमी रेलवे वर्दी पहने बैठा फाइल पर कुछ लिख रहा था। टीटी ने अंदर आते इस आदमी की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोला, रघुनाथ पाकिस्तानी जासूसा पकड़ी है, इसको काबू करो, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। रघुनाथ उठ खड़ा हुआ। इसने नसरीन का भरपूर जायजा लिया और इसे खींचकर अपनी वाली कुर्सी पर बिठा दिया। टीटी बाहर जाने लगा तो नसरीन ने हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए पुलिस को न बुलाना। खुदा का नाम कुदरती तौर पर नसरीन की जुबान से निकला। इस नाम पर दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। मेरा शुबा बिल्कुल दुरुस्त निकला रघुनाथ, ये औरत मुसलमान है और पाकिस्तान की जासूसा है। मैं जासूस नहीं हूँ, मैं मुसीबत की मारी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। रघुनाथ ने नसरीन को बालों से पकड़कर झंझोड़ा। नसरीन की चीख निकल गई, बैठी रह चुपचाप यहाँ। टीटी परभारकर नसरीन को साथ वाले छोटे से कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी चढ़ा दी। यहाँ दफ्तर की फाइलों के गर्द आलूद ढेर लगे थे। इसे रघुनाथ परभारकर की बातें करने की मदम आवाज़ सुनाई दी। दरवाजे में कोई दुर्ज नहीं थी, वो नहीं देख सकती थी। इसने कबाड़ के साथ कान लगा दिया। इसे इन दोनों की गुफ्तगू के लफ्ज़ भी समझ नहीं आ रहे थे। सिर्फ एक बार टीटी परभारकर का हल्का सा कहका ही सुनाई दिया। प्लेटफॉर्म पर गार्ड की सीटी की आवाज़ गूंजी। फिर इंजन ने 3 बार व्हिसल दिया और वो ट्रेन जिसमें नसरीन सवार थी वो आगे चली गई और जिसके साथ इसे दिल्ली जाना था वो स्टेशन से रवाना हो गई। इस दिल से एक दर्दनाक सवाल सिसकी बनकर बाहर निकला और घुटी हुई फिजा में जज़ब हो गया, या खुदा अभी मेरी किस्मत में कहाँ कहाँ की दरबदरी लिखी हुई है। वो समझ गई कि टीटी परभारकर और रघुनाथ की नीयत बदल गई है। वो इसे पुलिस के हवाले नहीं कर रहे और इसके साथ क्या सलूक करने वाले थे। एक दिल दहला देने वाला सवाल था जिसका जवाब इससे ज़्यादा हैबतनाक था। नसरीन को एक बार फिर इनकी बातों की आवाज़ सुनाई दी। इस दफ़ा इनकी आवाज़ ज़रा ऊंची थी। नसरीन ने दरवाजे के साथ कान लगा दिया। इसे दोनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी मगर इनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो मरहटी ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे थे। नसरीन दिल बर्दाश्ता होकर पीछे हट गई। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।